Hello friends, this is Ashok here and today we are going to discuss about the first chapter of economic development. Development is based on the economical status of a country. What is meant by economy? Economy is a system of interrelated production and consumption activities that ultimately determine the allocation of resources within a group. Means there are few aspects of economy like GDP, like national income, like per कैपिटा इनकम. किसी देश की जीडीपी कितनी ज़्यादा है, उसका नेशनल इनकम कैसा है, उसका पर कैपिटा इनकम कैसा है, तो इन चीज़ों से उस देश की ग्रोथ के बारे में पता चलता है. हमारी इस बुक के अंदर ज़्यादा फोकस किस पर किया गया है? पीसीआई पर कैपिटा इनकम, जिसको कि हम एवरेज इनकम भी कहते हैं. एवरेज इनकम को सबसे पहले तो निकालने का सूत्र क्या है, कैसे निकाला जाएगा? तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी किसी कंट्री की कुल आय बटा उसकी कुल पॉपुलेशन. जब इसका भाग दिया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? एवरेज इनकम. अब व्हाई डू वी कैलकुलेट एवरेज इनकम? फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स इनकम. प्रति व्यक्ति कितना लोग कमा रहे हैं इस बात की जानकारी लेने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है इस बात की जानकारी जुटाने के लिए, वहां का इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा है इस बात की जानकारी जुटाने के लिए. क्योंकि पर कैपिटा इनकम जितना ज्यादा होगा लोग उतना ही खर्चा कर पाएंगे. जैसे देखिएगा, जब शुरू में आदमी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि पेट भरे, और फिर आपके पास पैसा बचता जाएगा तो आप बाहर भी घूमेंगे, विदेशों में भी जाएंगे, पूरी दुनिया को देखेंगे, तो धीरे धीरे आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लगातार बढ़ता है प्रति व्यक्ति आय से. तो जितना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी उतने ज्यादा देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ माना जाएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति से तो देश बना है. तो इसलिए एक संस्था है जो पर कैपिटा इनकम के बारे में कैलकुलेशन करती है, वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक कहती है कि अगर किसी देश में उस देश की प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर पर एनम अगर है तो वो देश कैसा माना जाएगा? रिच माना जाएगा. यानी अमेरिका किस कैटेगरी में आएगा? रिच कंट्री में आएगा. वहां की पर कैपिटा इनकम कितनी? 49,300 यूएस डॉलर पर एनम. और अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम 2,500 यूएस डॉलर पर एनम है तो इसका मतलब वो लो इनकम वाला कंट्री माना जाएगा. अगर मैं बात करूं अपने भारत की, तो ना हम ऊपर वाले हिस्से से हैं और ना नीचे वाले हिस्से से हैं, हम बीच में हैं. हम डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आते हैं और हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है पर एनम? 6,700 यूएस डॉलर. तो ये एक छोटा सा डेटा था जो आपको ध्यान रखना चाहिए. कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक. अब देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो कैलकुलेशन कर दिया पर कैपिटा इनकम का, ये तो ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो टोटल इनकम में एक तरफ अंबानी की आय है, एक तरफ एक किसान की आय है, एक तरफ एक डॉक्टर की आय है, एक तरफ एक रिक्शा खींचने वाले की आय है, एक तरफ एक ओल्ड जो वर्कर की आय है, और एक तरफ किसी छोटा मोटा जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, उसकी भी आय है. सब लोगों की जो कुल आय जुड़ी है, फिर उसमें कुल व्यक्तियों का भाग दिया गया है. तो आप बताइए, एवरेज इनकम तो ये निकली कि अंबानी ने भी इतना ही रुपया कमाया, यानी 6,700, उस किसान ने भी उतना ही रुपया कमाया, उस पेंटर ने भी उतना ही रुपया कमाया, डॉक्टर ने भी उतना ही रुपया कमाया. तो क्या सबने एक जैसा रुपया कमाया? नहीं ना. तो पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों की असली आय नहीं बताता है. हमारे देश में जो कुल आय है, नेशनल इनकम जो हमारी है, उस आय का बंटवारा कौन कितना कमा रहा है, इसको बोलेंगे अपन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बताता ही नहीं है. तो यहां पर देखिएगा ड्रॉबैक्स, इस एवरेज इनकम को निकालने के ड्रॉबैक्स हैं. क्या? एक तो ये एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इट हाइड्स, पीसीआई हाइड्स द एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल. लोगों की सही आय को बताता ही नहीं. नंबर 2, इट लीड्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी ये गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है उसको लगातार बढ़ाता है. कैसे? क्योंकि सरकार को पता ही नहीं चला कि कौन लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं और किस कदर गरीब हैं. अबो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर बस, समझ गया? हाँ, डेड लाइन में जा रहे हैं. तो इनके लिए कुछ स्कीम्स तो बनानी पड़ेगी. आपने एक स्कीम बनाई काम के बदले अन्न योजना, अनाज योजना. क्यों बनाई? ताकि उन लोगों को खाना मिल सके. जैसा कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी रसोई योजना, कभी उसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना,
वो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन उसका ध्येय क्या है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। तो आप ये आपको मालूम चलेगा तभी तो बनाओगे ना, लेकिन आपको इस पीसीआई से पता ही नहीं चला। तो जो अमीर है वो लगातार अमीर होते रह रहे हैं। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी कैसे चिल्लाते रहते हैं कि अडानी की संपत्ति हजारों गुना बढ़ गई, गरीब आदमी है वो और गहरे गड्ढे में चला गया। तो वो काहे चिल्लाते हैं? वो इसीलिए चिल्लाते हैं कि इस पीसीआई के कारण से कुछ पता ही नहीं चला, गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स है उनको बेनिफिटेड कर रही है अकॉर्डिंग टू हिम। तो वो जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी पीसीआई का एक ड्रॉबैक है। नंबर 3, it misguides the government related to implementation and formulation of new schemes। सरकार कोई नई योजनाएं लाएगी, सरकार कुछ नई रणनीतियां बनाएंगी जो बैकवर्ड इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर जो पुअर पर्सन्स हैं, ओल्ड जो वर्कर्स हैं, कोई छोटा मोटा ठेला लगाने वाला जो आदमी है, स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वाले, छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले जो लोग हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्कीम्स लाती। वो नहीं लाएगी क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है। आप बजट में उन लोगों के प्रति जब बजट में कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे तो डेटा तो होना चाहिए, लेकिन पीसीआई ने उन सारे एक्चुअल डेटा को छिपा दिया और इस कारण से जो लोग उससे बजट के द्वारा बेनिफिटेड होने चाहिए थे वो लगातार उससे डिनाइड हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और एक और अगर हम बात करें तो ये खाली सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करती है, मींस इट फोकसेस टुवर्ड्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इट डजंट शो द सोशल इश्यूज। ये सोशल इश्यूज की तो बात ही नहीं कर रही, ना ये लिटरेसी रेट की बात करती है, ना एजुकेशन की बात करती है, ना हेल्थ की बात करती है, ना ट्रांसपोर्टेशन की बात करती है, ना लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उसकी बात करती है, कुछ बात नहीं करती है। तो इट फोकसेस टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, नॉट टुवर्ड्स द नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सो दीज आर सम major drawbacks of calculating average income. This is very important question of this chapter, that the examiner can ask you that what is the definition of PCI and what are the aspects of calculating PCI and what can be the drawbacks of calculating average income or PCI, write down। तो इसको आप देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का ये है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप सोचिए जरा आपको आता है क्या? पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले भारत में पीसीआई को कैलकुलेट करने वाला व्यक्ति कौन था। अगर आपको आता है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट्स में सेक्शन में जाकर उसमें जरूर अपना आंसर दें। देखिए इसके साथ में एक दो चीजों का और इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है किसी क्षेत्र में जन्मे हुए 1000 बच्चों में से जब वो 1 वर्ष की आयु तक पहुंचेंगे उनमें से कितने शिशुओं की इन्फेंट्स की मृत्यु हो गई, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब आप बताइए, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिस स्टेट का ज्यादा हुआ ये अच्छी बात है? नहीं है। जिस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है या फिर नेशन का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ये शो करेगा कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल पुअर से पुअर है। तो इस पर बहुत जल्दी ज्यादा काम किया जाना चाहिए। अगले वाला जो टर्म है वो है NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे, यानी एज ग्रुप ऑफ 14 बिटवीन 14 एंड 15, एंड हाउ मेनी आउट ऑफ दीज आर अटेंडिंग स्कूल। इसका मतलब किसी क्षेत्र में 14-15 वर्ष की आयु के बच्चे और उनमें से कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। जैसे 100 बच्चे कुल हैं किसी एरिया में और उसमें से मान लीजिए 75 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इसका मतलब स्कूल में कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं? 25। तो यहाँ का जो नेट अटेंडेंस रेशियो वो कितना आएगा? 75%। तो ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? ये कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन 25 को भी तो स्कूल में लाना है।
जो आपका ड्यूरिंग द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, is it same right now? No, it has been increased up, so we want more and more increasement in the upcoming years, है ना। तो इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कुछ कानून बनाया जाएगा, जैसे आपका RTE राइट टू एजुकेशन कानून बना है ना, आपका फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड कर दिया गया। खैर इसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे। और तो ये आपका हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। अब तीसरा बचा आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के अंदर सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि 7 वर्ष और 7 वर्ष से उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जिस किसी व्यक्ति को पढ़ना और लिखना और समझना आता है किसी भी भाषा में, तो वो लिटरेट है। ठीक है, हम बोलते हैं जन्म से जिस परिवेश में जन्मे वो भाषा तो बोलेंगे, वो समझेंगे भी, लेकिन क्या उस भाषा को आप लिख भी सकते हो, उस भाषा में लिखा हो क्या पढ़ भी सकते हो, तो आप लिटरेट है। तो हमारे यहाँ पर भारत में अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट वाज 74.04, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। 74.04 ये हमारी लिटरेसी रेट है 2011 के हिसाब से। इसके अंदर जो मेल लिटरेसी रेट है वो थी आपकी 82.14। ठीक है, यानी 100 में से 82 जो पुरुष है वो पढ़े लिखे थे, और जो बच्चे 18 वो, हाँ, और फीमेल्स का 65.46। तो आप देखिए फीमेल्स जो है वो 65 थी, मतलब पढ़ी हुई है 100 में से। इसका मतलब देखिए कितनी बच गई, लगभग 34। और ऐसा माना जाता है जिस घर में अगर एक महिला, एक लड़की अगर पढ़ी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि पूरा समाज पढ़ा हुआ है। जहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वहाँ पर पूरा समाज पढ़ा लिखा है। साथ ही साथ में शुरुआत में वीडियो में जैसे मैंने चर्चा की फिनलैंड और फनलैंड, आपको ये जानना जरूर चाहिए कि फिनलैंड में वहाँ पर जो बड़े बड़े जो पद हैं उसके ऊपर महिलाएं ज़्यादा हैं। वहाँ का प्रोस्पेरियसनेस जो है वो क्यों है, प्रोस्पेरिटी लोगों में क्यों है, तो कुछ तो कारण है। आप दूसरे देशों से भी सबक ले सकते हैं। खैर इसके बारे में हम ज़्यादा और नहीं जाएंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर था आपका, जिसके अंदर हमने PCI को देखा, PCI के ड्रॉबैक्स देखे, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक को देखा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये आपके नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट को हमने देखा। एक छोटी सी चीज और हम साथ में लास्ट देख लेते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक को देखा, देखिएगा वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1944। इसका देशों को क्लासिफाई करने का जो फोकस है वो किस पर रहता है, एवरेज इनकम पर, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। एक आपकी दूसरी संस्था है वो है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965। UNDP एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट। यानी आपसे एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है, हु पब्लिश्ड और इश्यूड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, UNDP। जो ये HDR ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन, मानव विकास जो रिपोर्ट है, ये इसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, वहाँ के लोगों की सुविधाएं क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, सामाजिक उनका परिवेश कैसा है, लोगों का आर्थिक स्तर कैसा है, उनका जीवन स्तर कैसा है, ये सब चीजें इसमें अंदर आएंगी। यानी HDI कंटेन्स पर कैपिटा इनकम प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ फैसिलिटीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज। यानी जो UNDP है वो अपनी रिपोर्ट जारी करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, एंड इट कंटेन्स per capita income, along with that per capita income, education, health and transportation and other facilities। तो आप देखिए कि ज़्यादा पावरफुल जो क्लासिफिकेशन है कंट्रीज के बारे में वो वर्ल्ड बैंक का है या फिर UNDP है। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि UNDP और वर्ल्ड बैंक में आप डिफरेंस बताइए, तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं। एक इसमें छोटी सी आपको जानकारी और देना चाहेंगे कि HDI जो ये टर्म है, इट वॉज कॉइंड बाई महबूब उल हक। महबूब उल हक, ये महबूब उल हक जो है ये अर्थशास्त्री हैं पाकिस्तान के, और इन्होंने इस HDI का टर्म जो दिया वो दिया 1990।
1990 में इस HDI को इन्होंने कॉइन किया था, टर्म दिया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि हु कॉइंड HDI, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, महबूब उल हक इन द ईयर 1990। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था। और फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के हमने पांचों चैप्टर के पांचों वीडियो आपके डाल दिए हैं, तो आपने अगर नहीं देखे तो उनको देखें, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।